स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में प्रेमचंद की मानसरोवर भाग 1 की दूसरी प्रसिद्ध कहानी ईदगाह को लेकर आया हूँ। आज हम इस क्लास में ईदगाह की संपूर्ण सार देखेंगे, पात्र परिचय देखेंगे। इसके अलावा ईदगाह कहानी में आए हुए प्रमुख संवादों को देखेंगे और अंत में ईदगाह कहानी से टॉप 100 MCQ भी करेंगे। झारखंड PGT हिंदी 2023 के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए प्रारंभ करते हैं प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी ईदगाह। इस कहानी का प्रारंभ करने से पहले हम लेखक परिचय देख लेंगे। चलते प्रारंभ करते हैं लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और इनके पिता मुंशी अजायब राय थे। अगला, इनकी पत्नी का नाम शिवरानी देवी था और इनका एकमात्र पुत्र था अमृत राय। इनका मूल नाम यानी इनका जो असली नाम था वो धनपत राय नाम था और उर्दू में जब ये रचना करते थे तो उर्दू में ये नवाब राय के नाम से रचना करते थे। यह इस स्लाइड में प्रेमचंद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे और बढ़ेंगे, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्य। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। हम इस स्लाइड में प्रेमचंद से जुड़े और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहला, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा। यानी प्रेमचंद को जो उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है, वह संज्ञा जो देन है वो किनका है? वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का है। अगला है, प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। अगला है, प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। अगला है, प्रेमचंद नाम दिया किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो दया नारायण निगम ने दिया। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन सा है? तो सोजे वतन है। प्रेमचंद की पहली उर्दू कहानी संग्रह कौन है? सोजे वतन है, जिसकी रचना काल क्या है? तो 1908। नेक्स्ट है, सोजे वतन में कुल 5 कहानियाँ थी। सोजे वतन में कुल कितनी कहानियाँ थी? 5 कहानियाँ थी। अब हमको बताइए, सोजे वतन यानी प्रेमचंद का वह कौन सा कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था? तो वह कहानी संग्रह है सोजे वतन। अगला पॉइंट है, प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी यानी प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन है? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अभी बताइए किस कहानी संग्रह में था? तो ये सोजे वतन में था। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसकी रचना काल क्या है? तो 1907। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। इस स्लाइड में प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन है? तो सप्त सरोज है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी संग्रह कौन सा है? तो सप्त सरोज है। अगला पॉइंट है, सप्त सरोज में 7 कहानियाँ संकलित हैं। यानी कितनी कहानियों का संग्रह है सप्त सरोज? तो 7 कहानियों का संग्रह है। अगला पॉइंट है, नमक का दारोगा किस काव्य संग्रह में था? तो सप्त सरोज में ही संकलित था। अगला, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? तो परीक्षा है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? तो परीक्षा है, जिसकी रचना काल क्या है? 1914।
किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो सप्त सरोज में संकलित है। प्रेमचंद की अंतिम हिंदी कहानी कौन सा है? तो क्रिकेट मैच है। प्रेमचंद की अंतिम हिंदी कहानी कौन सा है? तो क्रिकेट मैच है। तो प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी परीक्षा 1914। प्रेमचंद की अंतिम कहानी क्रिकेट मैच। परीक्षा किस कहानी संग्रह में? तो सप्त सरोज। क्रिकेट मैच मानसरोवर में संकलित है। अगला, मानसरोवर प्रेमचंद की सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। याद रखिएगा, प्रेमचंद की प्रसिद्धि मानसरोवर के चलते ही मिली है। अगला, मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? तो मानसरोवर के कुल 8 भाग हैं। मानसरोवर के कुल कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। अगला पॉइंट है कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान प्रेमचंद की प्रमुख उपन्यास है। याद रखिए, कर्मभूमि, गोदान, निर्मला, वरदान और भी इनके बहुत सारे उपन्यास हैं, परंतु ये सारे उपन्यास इनकी प्रसिद्धि का कारण है, इनकी प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट, इन्होंने नाटक के क्षेत्र में भी कुछ नाट्य रचनाएं की। तो संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी इनके क्या हैं? प्रमुख नाटक हैं। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। इस स्लाइड में हम मुंशी प्रेमचंद के सभी उपन्यासों को देखेंगे। इनका पहला उपन्यास सेवा सदन, जिसकी रचना काल कितनी है? 1918। इसके यहाँ प्रमुख पात्र भी दिए हुए हैं, सुमन, कृष्णचंद, गंगाजली। अगला इनका उपन्यास है वरदान, जिसकी रचना काल है 1921। इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं सुदामा, वीरजन, कमलाचरण, माधवी, प्रताप। इनका अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम, जिसकी रचना काल है 1921। यह जो उपन्यास है इसका मूल विषय है भारतीय ग्रामीण जीवन का संघर्ष। यानी प्रेमाश्रम उपन्यास में भारतीय ग्रामीण जीवन का संघर्ष का चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है रंगभूमि, जिसकी रचना काल है 1925। यह जो रंगभूमि उपन्यास है यह अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का कहानी है। अर्थात इस उपन्यास में जो कहानी चित्रित हुई है वो अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की कहानी है। इस उपन्यास में इस उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है अर्थात रंगभूमि का जो नायक है, नायक कौन है? तो अंधे सूरदास हैं। इनका अगला उपन्यास है कायाकल्प, जिसकी रचना काल है 1926। यह उपन्यास है दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। कायाकल्प उपन्यास दाम्पत्य जीवन पर आधारित है। इनका अगला उपन्यास है निर्मला 1927, जो इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। यह उपन्यास दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास में गरीबी के चलते दहेज के कारण निर्मला का विवाह उनके पिताजी के उम्र के बराबर वर्ष से होता है। इसलिए इस उपन्यास का जो मूल विषय है वो दहेज प्रथा और अनमेल विवाह की मूल समस्या पर आधारित है। अगला स्लाइड में चलते हैं। अगला उपन्यास प्रतिज्ञा, जिसकी रचना काल है 1929। यह जो उपन्यास है भारतीय समाज में विधवा समस्या का चित्रण, यानी इस उपन्यास में भारतीय समाज में जो विधवा समस्या यानी विधवाओं को जो समस्या होता था उस समस्या का इसमें चित्रण किया गया है। इनका अगला उपन्यास है गबन, जिसकी रचना काल है 1931। इस उपन्यास में क्या लिखा? महिलाओं के प्रति, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे महिलाओं पढ़िएगा। महिलाओं को पति के जीवन पर प्रभाव, यानी इस उपन्यास में महिलाओं का पति के जीवन पर किस प्रकार प्रभाव रहता है उस प्रभाव का वर्णन गबन उपन्यास में किया गया है। इनका अगला उपन्यास है कर्मभूमि। याद आ गया ना? इनका ये प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं अमरकांत,
सुखदा, समरकांत। ये भी ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ है और यह उपन्यास एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन से भी यह उपन्यास जुड़ा हुआ है। और तो और इस उपन्यास में ऊंच नीच के प्रति जो भेदभाव होते थे उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। इसलिए यह उपन्यास प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास के अंतर्गत आता है। इनका अगला उपन्यास है गोदान, आदाया गोदान, जिसकी रचना काल है 1936। यह उपन्यास एक प्रकार से इस उपन्यास के जो प्रमुख पात्र होरी है ये पूरे भारतीय किसान पर आधारित है, यानी भारतीय किसान की जो स्थिति थी उसका वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में जो होरी जो प्रमुख पात्र है वो पूरे भारतीय किसान का प्रतिनिधित्व पात्र है, पूरे भारतीय किसान का प्रतिनिधि करता है। इसके अन्य पात्र हैं धनिया, गोबर, जो इस उपन्यास में प्रमुख पात्र हैं। इनका अगला उपन्यास है मंगलसूत्र, जो एक अपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास को पूर्ण इनके पुत्र अमृत राय ने किए थे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनके प्रमुख कहानी संग्रह को देखेंगे। चलिए इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह। हम इस क्लास में आपके लिए प्रेमचंद से जुड़े सभी तथ्यों को लेकर आए हैं, कोई भी तथ्य छोड़े नहीं हैं। आप एग्जाम में बैठिएगा तो इससे कई प्रश्न आएंगे, यानी प्रेमचंद से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते परीक्षा में वो इसी कहीं ना कहीं इसी से आते हैं। तो आप एक एक पॉइंट को देखिएगा, क्योंकि हम संपूर्ण प्रेमचंद से जुड़े हुए संपूर्ण मुख्य तथ्यों को लेकर आए हैं जहां से सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम ऊपर के स्लाइड में देखें प्रेमचंद के सभी उपन्यास, अब इस स्लाइड में देखेंगे प्रेमचंद के सभी कहानी संग्रह। इनका पहला कहानी संग्रह है ऐसी सोजे वतन। इनका पहला कहानी संग्रह है जो हम ऊपर में आपको बता ही दिए थे, जिसकी रचना काल है 1908। इसमें कितनी कहानियाँ थी? तो 5 कहानियाँ थी। इसी कहानियों में एक इनका प्रसिद्ध कहानी था दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अब हमको बताइए सोजे वतन को किसने जब्त कर लिया था? तो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। इनका दूसरा कहानी संग्रह था सप्त सरोज, जिसकी रचना काल थी 1917। इसमें कितने कहानी थे? तो 7 कहानी थे। इसमें कितने कहानी थे? 7 कहानी थे। सप्त सरोज हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है और सोजे वतन उर्दू का प्रथम कहानी संग्रह। याद रखिएगा, प्रेमचंद का हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह सप्त सरोज है और प्रेमचंद का उर्दू का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन है, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। अब इनका अगला कहानी संग्रह है नवनिधि। नव मतलब 9, अर्थात नवनिधि 9 कहानियों का संग्रह है। इनका अगला कहानी संग्रह है समर यात्रा में इनकी 11 कहानियाँ संकलित हैं। और इनका अंतिम कहानी संग्रह है जो सबसे प्रसिद्ध कहानी संग्रह है, इन्हीं से प्रेमचंद को प्रसिद्धि मिली, वह कहानी संग्रह मानसरोवर कुल 8 भागों में क्या है? संकलित है। यानी मानसरोवर के कितने भाग हैं? तो 8 भाग हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी कहानी संग्रह थे ये प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह थे। सप्त सरोज, नवनिधि, समर यात्रा, सोजे वतन, मानसरोवर। याद कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में हम देखते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। तो इनका पहला पत्रिका था मर्यादा, दूसरा माधुरी, तीसरा जागरण, चौथा हंस। यानी प्रेमचंद ने जिन पत्रिकाओं का संपादन किया था वो पत्रिकाएं थे मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। याद कर लीजिएगा, प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन कौन है? तो याद कर लीजिएगा, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। ये प्रेमचंद द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं हैं। इन सभी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किए थे। अगला स्लाइड में हम चलते हैं ईदगाह कहानी की ओर। प्रारंभ करते हैं कहानी ईदगाह। सबसे पहले ईदगाह कहानी का रचनाकाल। ईदगाह कहानी का रचनाकाल कितना है? तो 1933। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ईदगाह कहानी? तो चांद पत्रिका में। किस पत्रिका में? चांद पत्रिका में। अब चलते हैं इसके कहानी विशेष।
सबसे पहला बिंदु है, यह जो कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी जो है प्रेमचंद का एकमात्र कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। परीक्षा में ये सवाल आता है कि प्रेमचंद की वह कौन सी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, तो कहानी है ईदगाह। अगला बिंदु है, इस कहानी में एक मुस्लिम गरीब परिवार की कहानी, यानी यह जो कहानी है एक मुस्लिम परिवार की कहानी है। और कैसी परिवार? एक गरीब मुस्लिम परिवार की यह कहानी है जिसकी आर्थिक स्थिति का इसमें वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, इस कहानी में बालक हामिद द्वारा अल्प आयु में बुजुर्ग बनने का भाव चित्रित हुआ है। यानी हामिद जो एक छोटा सा बालक है, परंतु इस कहानी में वह एक बुजुर्ग के भांति यानी बुजुर्ग जैसा कार्य करता है। इसलिए इस कहानी में एक बालक जो है हामिद के द्वारा अल्प आयु में ही बुजुर्ग बनने का भाव चित्रित हुआ है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्रों को। सबसे पहला पात्र है हामिद। हामिद 4-5 वर्षीय एक अनाथ बालक है। माता और पिता के मर जाने पर हामिद का लालन पालन उसकी दादी अमीना करती है। हामिद 4-5 साल का एक अनाथ बालक है, अर्थात उसके माता और पिता दोनों क्या हुए हैं? मर गए। तो वह एक अनाथ बालक है, उसका लालन पालन उसकी दादी अमीना के द्वारा होता है। अमीना हामिद को ईदगाह जाने के लिए 3 पैसे देती है। कितने पैसे देती है? 3 पैसे देती है। हामिद ईदगाह के मेले से अमीना के लिए 3 पैसे में चिमटा लेकर आता है। चिमटे को देखकर उसकी दादी गुस्सा भी करती है, परंतु हामिद की बातों को सुनकर उसकी दादी अमीना का गुस्सा प्रेम में बदल जाता है और वह हामिद को गले लगा लेती है। इस कहानी में हामिद ने अमीना के लिए बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। अगला पात्र देखते हैं। अगला पात्र यहाँ अमीना है, पात्रा है अमीना जो हामिद की दादी है। एक गरीब मुस्लिम औरत जिसका पुत्र और पुत्रवधू दोनों मर चुके हैं। हामिद ही एकमात्र उसके जीने का सहारा है। हामिद का लालन पालन वही करती है। इस कहानी में हामिद के लिए माता पिता दोनों वही है। पर्व त्योहारों को अमीना निगोड़ी कहती है, क्योंकि पर्व त्यौहार मनाने के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं हैं। वह एक गरीब महिला है। अमीना हामिद को 3 पैसे देकर ईदगाह भेजती है। अब इस कहानी के कुछ अन्य पात्र हैं, महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी, आबिद। तो यहाँ महमूद, नूरे, मोहसिन, सम्मी क्या हैं? तो हामिद के मित्र हैं। और आबिद हामिद के क्या थे? पिताजी थे, जो हैजे के शिकार होकर इस दुनिया से चल बसे। अगले स्लाइड की ओर चलते हैं हम। इस स्लाइड में हम देखेंगे ईदगाह कहानी का कथासार। इस कथासार को आप पढ़ने के बाद आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, आपको ईदगाह कहानी पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। चलते हैं कथासार की ओर। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में ईदगाह त्यौहार को लेकर सभी घरों में खुशियों की उमंग है। अमीना इस ईदगाह को निगोड़ी कह रही है, क्योंकि ईद मनाने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। वह न चाहते हुए भी हामिद के जिद के कारण 3 पैसे देकर उसे ईदगाह भेजती है। ईदगाह के गांव से यानी ईदगाह गांव से 3 कोस दूर है। ईदगाह गांव से कितना दूर है? तो 3 कोस दूर है। हामिद अपने मित्रों महमूद, मोहसिन, नूरे के साथ मेले जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। मेले देखने के लिए महमूद को 12 पैसे, मोहसिन को 15 पैसे मिले हैं, परंतु हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं, क्योंकि उसकी दादी अमीना उसे मात्र 3 पैसे देकर मेले भेजती है। रास्ते में अमीरों के बगीचे, बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज और क्लब घर मिलते हैं। रास्ते में सभी मित्र जिन्नात की चर्चा करते हैं, जो रात को आकर सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाता है। चौधरी साहब कई जिन्नातों को अपने काबू में कर रखा है, ये आपस में बच्चे चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मेले में पहुंचने के बाद हामिद के सभी मित्र तरह तरह के खिलौने खरीदते हैं। यहाँ देखिए, महमूद सिपाही खरीदता है, नूरे वकील खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है और समी धोबिन खरीदता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में। ये चीज़ आप रट लीजिएगा कि महमूद ने क्या खरीदा, नूरे ने क्या खरीदा, मोहसिन ने क्या खरीदा, समी ने क्या खरीदा, क्योंकि ये
बहुत सारी परीक्षाओं में पूछ देता है और विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जाते हैं किसने क्या खरीदा था। तो याद कर लेना, महमूद सिपाही, नूर ए वकील, मोहसिन भिश्ती, समी धोबिन। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये परीक्षा में आता है और ये सवाल जब परीक्षा में आता है तो परीक्षार्थी को बहुत ही दिक्कत होता है, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि धोबिन किसने खरीदा, महमूद खरीदा, नूरे खरीदा, यानी वहाँ पर दिक्कतें होती है। तो इसे आप रट लेना क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं वे भी इसे रट लेंगे क्योंकि ये परीक्षा में पूछ सकता है। आगे, सभी मित्र हामिद को ललचा ललचा कर मिठाइयाँ खाते हैं। हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं और वह 3 पैसों को फिजूल खर्च नहीं करना चाहता। आगे बढ़ते हैं। मेले में वह बालक हामिद अपनी दादी के लिए 3 पैसे में चिमटा खरीदता है। अमीना चिमटे को देखकर हामिद पर बहुत गुस्सा करती है, परंतु हामिद की बात सुनकर अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाता है और वह हामिद को गले लगा लेती है। इस कहानी में हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। इस तरह इस ईदगाह कहानी का पूरा कथासार समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे अब इस ईदगाह कहानी के प्रमुख संवादों को देखेंगे। प्रमुख संवाद पहला क्या है, देखते जाइए क्योंकि इस कहानी के प्रमुख संवादों को हम इस स्लाइड में लेकर आए हैं। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। ये किसका कथन है? हामिद का स्वागत कथन है अपने मित्रों के प्रति, क्योंकि उनके मित्र उनको चिढ़ाते थे, है ना, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। परंतु उस छोटे बालक हामिद को पता नहीं था कि उसकी माता और पिता इस संसार में नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि हमारी अब्बा जान है ना बाहर गए हैं पैसे लेने के लिए, अम्मी जान भी गई हैं, जब वो आएंगे तो वह अपने दिन का अरमान अपने मित्रों के पास निकाल लेगा। आगे है दूसरा संवाद है, आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं, आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती। यह किसका कथन है? तो यह अमीना का कथन है। आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ महत्वपूर्ण संवाद हैं। तीसरा संवाद, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह किसका कथन है? अमीना का कथन है। परीक्षा में आ सकता है, सब एक एक बिंदु को आप ध्यान से पढ़िएगा। अगला संवाद है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। यह किसका कथन है? तो हामिद का कथन है, अमीना को कहता है। अगला संवाद है, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं। जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं, हामिद का कथन है। किसका कथन है? हामिद का कथन है। थोड़ा सा यहाँ इसको फिर से पढ़ेंगे। हामिद ऐसे बोलता है, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं, अर्थात वो जब उनके मित्र बोलते हैं तब बोलते हैं जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनके मित्र बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, वे चाहे तो आसमान में सट जाएं, ऐसा उनके मित्र भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी महत्वपूर्ण संवाद है। अगला संवाद है, अब यह तो न जानता लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। ये मोहसिन का कथन है, क्योंकि सभी मित्र आपस में जिन्नात की जब चर्चा करना प्रारंभ किए थे तो वे बताए थे कि चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं, इसलिए वे बहुत ही अमीर हैं। अगला संवाद है, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। यह किसका कथन है? समी का कथन है हामिद को। इसको है समी हामिद को कहता है। अगला संवाद है, मिठाई कौन बड़ी नेमत है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। यह कथन किसका है? तो हामिद का है। हामिद बोलता है कि मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। यह कथन किसका था? तो हामिद का था अपने मित्रों के प्रति। और भी कुछ संवाद बचे हुए उसको भी देख लेते हैं। नौवां संवाद, आग में बहादुर ही कुत्ते हैं जनाब, जो यह रुस्तम हिंद कर सकता है। यहाँ हिंदी लिखा गया, हिंद होगा, है ना। आग में बहादुर ही कुत्ते हैं जनाब, आग में बहादुर ही कुत्ते हैं जनाब, जो यह रुस्तम हिंद ही कर सकता है। यह किसका कथन था? हामिद का कथन था। अब बताइए, रुस्तम हिंद वह किसे कहा था? तो अपने चिमटे को वह कहा था। अगला कथन है,
उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल लें तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। यह कथन किनका है? तो यहाँ लेखक प्रेमचंद का स्वगत कथन है, क्योंकि जब ईदगाह का त्यौहार आता है तो सभी लोग रुपये पैसे के लिए जो सूद पर पहले के ज़माने में लिया करते थे, वे चौधरी साहब के यहाँ ही दौड़े जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें क्या खबर कि चौधरी साहब आंखें बदल ले। अब उन्हें शब्द किन के लिए कहा गया है? तो बच्चों के लिए कहा गया। बच्चों को क्या पता कि घर में कैसी स्थिति है, बस उनको ईद ही मनाना है। अगला कथन है, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। यह कथन किसका है? तो यह अमीना का कथन है हामिद को। जब वो हामिद के हाथों में चिमटे को देखती है तब वह कहती है कि सारे मेले में तुझे कोई चीज़ ना मिली जो इस लोहे के चिमटे को उठा लाए। आगे बढ़ते हैं। ये इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण संवाद है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, ईदगाह कहानी में आए हुए महत्वपूर्ण मुहावरों को देखेंगे। ईदगाह कहानी में आए महत्वपूर्ण मुहावरे। पहला क्या है? ईद का मुहर्रम होना का क्या अर्थ है? ईद का मुहर्रम होना का क्या अर्थ है? तो खुशी का पर्व में मातम में, यानी खुशी का पर्व मातम में बदलना, अर्थात ईद का मुहर्रम होना। दूसरा इसमें मुहावरा है, परलोक सिधार जाना का क्या अर्थ है? तो परलोक सिधार जाना मतलब मृत्यु हो जाना। तीसरा मुहावरा आया था दिल कचोटना। तो दिल कचोटना मतलब डर जाना। ये किनका दिल कचोट रहा था? तो अमीना का। चौथा है धावा बोलना। बच्चे जब ईदगाह में नमाज अदा हो जाता है तो बच्चे तुरंत मेले में धावा बोलते हैं। धावा बोलना का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। तो ऐसा नहीं कि बच्चे आक्रमण कर रहे थे, परंतु यहाँ धावा बोलना का जो मुहावरा का अर्थ होता है आक्रमण करना ही होता है। बच्चे अपने तरीके से वहाँ आक्रमण किए थे। कोई खिलौने खरीद रहा था, कोई मिठाइयाँ खा रहा था, यानी मेले पर धावा बोल डाले थे। अगला है कलेजा मजबूत करना। कलेजा मजबूत करना मुहावरे का अर्थ है साहस करना। क्या होता है? साहस करना। कलेजा मजबूत करना कहाँ आया था? जब हामिद चिमटे को खरीद रहा था लोहे की दुकान में, तो वह अपना कलेजा मजबूत करके बोला था कि 3 पैसे हैं, 3 पैसे में दोगे तो ले लूँगा। तो कलेजा मजबूत करना का मतलब होता है साहस करना। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रारंभ करते हैं ईदगाह कहानी से टॉप MCQ। पहला प्रश्न, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन हैं? ये प्रेमचंद, बी निर्मला, सी निराला, डी शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का रचनाकाल क्या है? ईदगाह कहानी का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 1932, ऑप्शन नंबर बी है 1934, ऑप्शन नंबर सी है 1933, ऑप्शन नंबर डी है 1940। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1933। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1886, ऑप्शन नंबर बी है 1880, ऑप्शन नंबर सी है 1980, ऑप्शन नंबर डी है 2001। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1880। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी है पटना, ऑप्शन नंबर सी है वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी है गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है नवाब राय, ऑप्शन नंबर बी है धनपत राय, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी है मुंशी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धनपत राय। नवाब राय भी इन्हीं का नाम है, प्रेमचंद भी इन्हीं का नाम है, परंतु जो इनका मूल नाम था, जो इनका बचपन का मूल नाम था, वो धनपत राय नाम था। इसी इन्होंने उर्दू में नवाब राय से रचनाएं की थी, तो इनका एक और नाम था नवाब राय। और प्रेमचंद तो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। आज पूरा हिंदी साहित्य इनको प्रेमचंद के नाम से ही जानता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रेमचंद प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना करते थे? ऑप्शन नंबर ए है नवाब राय, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी है धनपत राय, ऑप्शन नंबर डी है मुंशी। अभी हम आपको बताए थे प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय से रचना करते थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मानसरोवर किनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी है कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर डी है रेणु। तो मानसरोवर किनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है? तो प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद को कथा सम्राट किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए है आचार्य शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी है नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, ऑप्शन नंबर बी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को क्या कहा था? तो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम ऑप्शन नंबर ए आचार्य शुक्ल ने दिया, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, ऑप्शन नंबर सी मिश्र बंधु ने दिया, या ऑप्शन नंबर डी दया नारायण निगम ने दिया। तो इसका सही आंसर होगा, जब प्रेमचंद का सोजे वतन जो कहानी संग्रह था, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया और उनको यह धमकी दिया कि दोबारा इस प्रकार की रचना करोगे तो तुम्हें फिर क्या होना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने दया नारायण निगम के कहने पर प्रेमचंद नाम से रचना करना प्रारंभ किए। तो दया नारायण निगम ने ही इनको प्रेमचंद नाम दिया था। उन्होंने ही कहा था कि आप प्रेमचंद नाम से रचना कीजिए। तो उन्होंने उस दिन से प्रेमचंद नाम से कहानी लिखनी प्रारंभ की और आज पूरे हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद, जिनका बचपन का नाम, जिनका मूल नाम धनपत राय था, आज मुंशी प्रेमचंद से पूरे विश्व विख्यात लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह प्रेमचंद का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सोजे वतन, ऑप्शन नंबर बी है मानसरोवर, ऑप्शन नंबर सी है सप्तसरोज, ऑप्शन नंबर डी है छाया। सोजे वतन प्रेमचंद का है, मानसरोवर प्रेमचंद का है, सप्तसरोज प्रेमचंद का है, परंतु छाया किनका है? तो जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। तो इसमें जो गलत है वो कौन है? छाया है। परंतु इसमें प्रश्न में है नहीं है, तो नहीं है तो कौन है? तो छाया प्रेमचंद का कहानी संग्रह नहीं है। अब हमको बताइए सप्तसरोज में कितनी रचनाएं हैं? 7, सोजे वतन में 5, मानसरोवर कितने भागों में है? तो 8 भागों में है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हम आपके लिए बहुत मेहनत किए हैं, क्योंकि हम खुद हस्तलिखित MCQ बनाए हैं, कहीं से हम कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं। सारे प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न जितने भी MCQ हम करा रहे हैं, सभी MCQ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आएगा तो इन्हीं में से कोई आएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? अब भी हम बताए थे कितने भागों में है? तो 8 भागों में है। अगला प्रश्न है, नवनिधि किनका कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रेमचंद या द्विवेदी जी? तो नवनिधि प्रेमचंद का कहानी संग्रह है। अब बताइए नवनिधि में कितनी कहानी है? तो नवनिधि में 9 कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे ना। तो प्रेमचंद की वह कौन सी कहानी संग्रह है जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया? ए मानसरोवर, बी सोजे वतन, सी सप्तसरोज, डी नवनिधि। तो वह कौन सा कहानी संग्रह है? तो वह कहानी संग्रह है सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने क्या किया? जब्त कर लिया। अगला प्रश्न है, समर यात्रा भी इन्हीं का कहानी संग्रह है। समर यात्रा में किस प्रकार की कहानियां संकलित हैं? ए प्रेम मूलक, बी यथार्थवादी, सी सामाजिक, डी राजनीतिक। तो समर यात्रा में प्रेमचंद के
राजनीतिक कहानियां संकलित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। समर यात्रा, समर यात्रा कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? समर यात्रा कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? कुल कितनी कहानियां हैं? ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर बी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11। समर यात्रा में कितनी कहानियां हैं? तो 11। अब हमको बताइए सप्त सरोज में कितनी है? 7। समर यात्रा में 11। नवनिधि में 9 और एक और इनका जो पहला कहानी संग्रह था कौन सा था? सोजे वतन। सोजे वतन में कितना था? तो 5। फिर से याद कर लीजिएगा, सोजे वतन में 5, समर यात्रा में 11। बताइए आगे, सप्त सरोज में 7 और नवनिधि में 9। इनका प्रसिद्धि का आधार कौन सा कहानी संग्रह है? इनका प्रसिद्धि का आधार मानसरोवर कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन है? ऑप्शन नंबर ए है सोजे वतन, ऑप्शन नंबर बी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ऑप्शन नंबर सी परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी है सप्त सरोज। यहाँ प्रथम उर्दू कहानी की बात हो रही है, तो प्रेमचंद का प्रथम उर्दू कहानी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसमें नायक नायिका कौन है? तो दिलफिगार दिलफरेब। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों में किस प्रकार का भाव होता था? ऑप्शन नंबर ए है यथार्थवादी, ऑप्शन नंबर बी है आदर्शोन्मुख अर्थार्थवादी, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रेमचंद की कहानियों में ए और बी दोनों अर्थात अर्थार्थवादी और फिर आदर्शोन्मुख अर्थार्थवादी दोनों प्रकार के भाव होते थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन है? यानी प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी कौन थी? तो दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। अब यहाँ उर्दू कहानी संग्रह की बात हो रही है, तो प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह कौन थी? तो प्रेमचंद की प्रथम उर्दू कहानी संग्रह सोजे वतन। कौन सा? सोजे वतन। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वीडियो को जितना हो सके लाइक करना, शेयर करना, क्योंकि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा उतनी ही ज़्यादा मुझे हिम्मत मिलेगी। हम आगे एक से बढ़कर एक MCQ लेकर आएंगे। आप इस चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे तो आपको हिंदी से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें आधार मिलता है और हमें हिम्मत भी बढ़ता है। फिर हम एक और नए वीडियो बनाकर आपके सामने लाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है उसकी रात, बी है दो बैलों की कथा, सी है क्रिकेट मैच, डी है परीक्षा। तो प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी जो है वो कौन सा है? तो परीक्षा है। और अंतिम कौन सा है? तो क्रिकेट मैच इनका अंतिम हिंदी कहानी है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अब इसमें बताइए प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट मैच। अभी हम आपको बताए थे, क्योंकि इनका प्रथम हिंदी कहानी कौन सा है? तो परीक्षा है और अंतिम कौन सा है? तो क्रिकेट मैच है। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जमाना, बी चांद, सी माधुरी, डी हंस। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? याद रखिएगा चांद पत्रिका में। इसको कैसे याद करना है? ईद कैसे आता है? ईद का त्यौहार तभी मनाई जाती है जब चांद दिखती है। तो चांद, ईद का चांद, ऐसे याद रखिएगा। ईद जब चांद दिखती है तब ईद का त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद का चांद यानी ईदगाह से चांद का लगाव है ना, संबंध है ना। तो ईद का चांद ऐसे ही आपको याद रखना है। ईदगाह कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो याद रखिए, याद कीजिए ईदगाह यानी ईद का त्यौहार यानी चांद जब दिखता है तब ईद का त्यौहार आता है। तो ईद का चांद आप याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी में किस त्यौहार का वर्णन है? ईदगाह कहानी किस त्यौहार का वर्णन है? मुहर्रम, ईद, दीपावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईद, यानी ईदगाह कहानी में ईद त्यौहार का वर्णन है। अगला प्रश्न है,
रमज़ान के कितने रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है? ऑप्शन नंबर ए है 40 रोज़ों के बाद, ऑप्शन नंबर बी है 42 रोज़ों के बाद, ऑप्शन नंबर सी है 45 रोज़ों के बाद, ऑप्शन नंबर डी है 30 रोज़ों के बाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है। अगला प्रश्न है, गांव में किस बात को लेकर हलचल थी? बताइए, ईद को लेकर, चोरी को लेकर, दीपावली को लेकर या मुहर्रम को लेकर? तो ईदगाह कहानी में गांव में ईद को लेकर हलचल थी। अगला प्रश्न है, ईदगाह गांव से कितना कोस दूरी पर था? यानी ईदगाह जो था वो हामिद के गांव से कितना कोस दूरी पर था? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए है 2 कोस, ऑप्शन नंबर बी है 3 कोस, ऑप्शन नंबर सी है 4 कोस, ऑप्शन नंबर डी है 5 कोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 कोस दूरी पर था। देखिए, इसमें 3 जो शब्द आया है ईदगाह कहानी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 को आप याद कर लेना, क्योंकि हम वीडियो के अंत में बताएंगे 3 का क्या इसमें कॉम्बिनेशन है, क्यों हमें 3 याद रखना है, वो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी का नायक कौन है? नूरे, सम्मी, मोहसिन, हामिद? इसका सही आंसर होगा हामिद। ईदगाह कहानी का नायक कौन है? हामिद है। अगला प्रश्न है, महमूद के पास मेले देखने के लिए कितने रुपये हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10 पैसे, बी 8 पैसे, सी 12 पैसे, डी 15 पैसे। इसका सही आंसर होगा, बताइए सही आंसर क्या होगा? क्योंकि परीक्षा में ये सवाल पूछता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, किन के पास कितने पैसे थे, यानी मेले देखने के लिए किन को कितने पैसे मिले थे। तब महमूद को 12 पैसे मिले थे। याद कर लीजिएगा, महमूद के पास कितने पैसे थे? तो 12 पैसे थे। अगला प्रश्न है, मोहसिन को मेले देखने के लिए कितने रुपये मिले थे? ऐसे रुपये हम प्रश्न में बनाए हैं, परंतु यहाँ पैसे ही मिले थे। तो यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 15 पैसे, बी 10 पैसे, सी 8 पैसे, डी 11 पैसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 पैसे। मोहसिन को 15 पैसे मिले थे और महमूद को 12 पैसे मिले थे। अगला प्रश्न है, हामिद को मेले देखने के लिए कितने पैसे मिले? यानी हामिद को मेले देखने के लिए कितने पैसे मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5 पैसे, बी है 3 पैसे, सी है 6 पैसे, डी है 4 पैसे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हामिद को 3 पैसे मिले थे। हामिद को मेले देखने के लिए कितने मिले थे? तो 3 पैसे मिले थे। देखिए, 3 का कॉम्बिनेशन हम आपको बता रहे हैं ना, लास्ट में आपको खुद ही पता चल जाएगा। फिर भी हम आपको लास्ट में बता ही देंगे कि 3 जो संख्या है इसका क्या इसमें कॉम्बिनेशन है, वो वीडियो के अंत में हम जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है कि प्रेमचंद की वह कौन सी कहानी है जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है नशा, ऑप्शन नंबर बी है अलगोजा, ऑप्शन नंबर सी है पूस की रात, ऑप्शन नंबर डी है ईदगाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ईदगाह। ईदगाह क्या है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अगला प्रश्न है, हामिद का कितना उम्र था? यानी हामिद कितना वर्ष का था? ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 5 से 6 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 8 से 9 वर्ष। तो बताइए कहानी में कितना आया है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 वर्ष ये कहानी में बताया गया है। अगला प्रश्न है, हामिद के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, प्रेमचंद तो हो गए नहीं क्योंकि वह खुद लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी आबिद, ऑप्शन नंबर सी नूरे, ऑप्शन नंबर डी अमीना। यहाँ प्रेमचंद नहीं होंगे, नूरे तो हामिद का मित्र था, अमीना कौन थी? तो अमीना हामिद की दादी थी। तो यहाँ बचे आबिद। आबिद क्या थे? प्रेमचंद के पिता थे, जो हैजे के शिकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोठरी में बैठी कौन रो रही थी? कोठरी में बैठी कौन रो रही थी? ऑप्शन नंबर ए है अमीना, ऑप्शन नंबर बी है अमीना। देखिए अमीना अमीना 2 बार हो गया है, एक हर्षई से है, एक आपका दुर्गई से है। ऑप्शन नंबर सी है हामिद, ऑप्शन नंबर डी है महमूद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीना।
अमीना क्या हो रही थी? कोठी में बैठकर रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि ईद का त्यौहार आया था और उसके पास पैसे नहीं थे कि वो ईद का त्यौहार अच्छा से मना सके। अगला प्रश्न है, हामिद के पिता हामिद के पिता को किस बीमारी के कारण मृत्यु हुआ था? यानी हामिद के पिता जो मरे थे यानी उनकी मृत्यु हुई थी, वो किस बीमारी के कारण हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कैंसर, ऑप्शन नंबर बी है कोरोना, ऑप्शन नंबर सी है हैजा, ऑप्शन नंबर डी है HIV। कोरोना तो होगा नहीं कि कोरोना तो 2019 में आया है, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन है कैंसर, HIV, हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हैजा। यानी हामिद के पिता हैजा के शिकार हो गए थे, है ना। अगला प्रश्न है, हामिद का लालन पालन कौन करती है? यानी जब उनके माता पिता यानी हामिद के माता पिता मर जाते हैं तो उसका लालन पालन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ ऑप्शन है अमीना, बी लीलावती, सी मानी, डी मुनिया। तो हामिद का लालन पालन कौन करती है? उनकी दादी अमीना करती है। अमीना ही उसके लिए क्या है? माता और पिता दोनों है। अगला प्रश्न है, किसने बुलाया था? देखिए यह कथन है, किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? यह कथन किसका था? यानी यह संवाद आया था, यह कथन किसका था? किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद, अमीना, नूरे, चौधरी। तो अमीना बोलती है, अमीना कहती है कि किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। अगला प्रश्न है, गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन था? ऑप्शन नंबर ए अमीना, अमीना तो होगी नहीं क्योंकि वो तो गरीब थी। बी बहदवास चौधरी, सी नूरे, डी सम्मी। यहाँ नूरे और सम्मी क्या हैं? छोटे बच्चे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। यानी चौधरी साहब जो थे वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, अमीना हामिद को इसलिए ईदगाह भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि वह बहुत खुश है, उसका दिल साफ है, उसका दिल कचोट रहा है, या इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ देखिए यह क्योंकि जो शब्द आया किसके लिए? यहाँ अमीना के लिए लेकर चलना है। तो अमीना का दिल कचोट रहा था, यानी अमीना का दिल जो था वो डर रहा था कहीं हामिद को कुछ ना हो जाए, क्योंकि उनके साथ कोई था नहीं घर से, क्योंकि उनके माता पिता भी संसार से चले गए थे। तो उनका एकमात्र जो थी वो जो भी थी माता पिता सब कुछ अमीना ही थी। तो अमीना का दिल क्या हो रहा था? कचोट रहा था, कहीं उसे कुछ हो ना जाए, इसलिए वो ईदगाह भेजना नहीं चाहती थी। अगला प्रश्न है, अमीना को फहमीन के कपड़े सिलने पर कितने रुपये मिले थे? अमीना को फहमीन के कपड़े सिलने पर कितने रुपये मिले थे? ऑप्शन नंबर ए है 4 आने, ऑप्शन नंबर बी है 3 आने, ऑप्शन नंबर सी है 8 आने, ऑप्शन नंबर डी है 2 आने। तो अमीना को कितने मिले थे? तो 8 आने मिले थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 आने। अगला प्रश्न है, जादू और तमाशे कहाँ होते हैं? बच्चे जब मेले जाते हैं तो जादू और तमाशे की चर्चा करते हैं। तो बताइए कि ईदगाह कहानी में जादू और तमाशे कहाँ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है क्लब घर में, ऑप्शन नंबर बी है अदालत में, ऑप्शन नंबर सी है कॉलेज में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये क्लब घर में। क्लब घर में क्या होते हैं? तो जादू और तमाशे होते हैं। अगला प्रश्न, गांव में किसके काबू में बहुत से जिन्नात हैं? ये कौन चर्चा कर रहे थे? तो बच्चे लोग चर्चा कर रहे थे कि गांव में किसी के काबू के बारे में बोलते, उसके काबू में बहुत सारे जिन्नात हैं। तो किनके बारे में कह रहे थे? ऑप्शन नंबर ए है चौधरी साहब, बी हामिद, सी मोहसिन, डी नूरे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चौधरी साहब। अब बताइए चौधरी साहब का पूरा नाम क्या था? तो बहदवास चौधरी। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए शहर का नज़ारा कैसी लग रही थी? यानी बच्चों के लिए शहर का नज़ारा कैसी लग रही थी? ये सुंदर, बी अनोखी, सी खराब, डी साधारण। तो बच्चों को शहर कैसी लग रही थी? तो अनोखी लग रही थी। अगला प्रश्न है, यह जो पंक्ति आया है पूरी ईदगाह कहानी का महत्वपूर्ण पंक्ति है, चलते हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं और फिर सबके
सब के साथ एक साथ खड़े हो जाते हैं। यह किस कहानी का अंश है? तो किस कहानी का है? ईदगाह का है। अगला प्रश्न है, हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? हामिद अपनी दादी के लिए क्या खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए भिश्ती, बी सिपाही, सी मटका, डी चिमटा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी चिमटा। अगला प्रश्न है, हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? ऑप्शन नंबर ए 2 पैसे, बी 3 पैसे, सी 4 पैसे, डी 5 पैसे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 पैसे, क्योंकि उनको 3 ही पैसे मिलते हैं मेले देखने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका चिमटा रुस्तमे हिंद है? किसका चिमटा रुस्तमे हिंद है? ऑप्शन नंबर ए हामिद का, बी नूरे का, सी अमीना का, डी सम्मी का। तो क्या आंसर होगा? हामिद का। हामिद जो चिमटा खरीदा था उस चिमटा को हामिद क्या बोलता था? मेरा चिमटा रुस्तमे हिंद है। अगला प्रश्न है, नूरे मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? नूरे मेले में कौन सा खिलौना खरीदता है? ये सिपाही, बी कुत्ता, डी वकील, सी वकील, डी भिश्ती। तो सबको पता है नूरे को वकील प्यारा था, तो नूरे क्या खरीदता है? मेले में वकील को खरीदता है। अगला प्रश्न है, मेले से लौटकर लोग गांव कितने बजे पहुंचे? मेले से लौटकर लोग गांव कितने बजे पहुंचे? ये 12 बजे, बी 11 बजे, सी 10 बजे, डी 13 बजे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी 11 बजे। अगला प्रश्न है, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर कौन चौंकी? हामिद के हाथ में चिमटा देखकर कौन चौंकी? ए नूरे, बी ललिता, सी अमीना, डी देवी जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी दादी अमीना चौंक पड़ी। आखिर ऐसा ये क्या तुम लेकर आ गए? क्योंकि एक बालक जिसका हाथ में खिलौना होना चाहिए था, उसके हाथ में चिमटा देखी तो वह देखकर वह चौंक गई कि यह चिमटा कहाँ से ले आया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हामिद मेले से चिमटे को खरीद कर लाया है, इसीलिए वह चौंक पड़ी। अगला प्रश्न है, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। यह कथन किसका था? यानी ईदगाह कहानी में यह कथन किसका था? ये नूरे का, बी हामिद का, सी सम्मी का, डी महमूद का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हामिद का। जब वह मेले से चिमटे को लेकर आता है तो उसकी दादी उसे बहुत डांटती है, क्रोध करती है, तब वह डर कर ये बोलता है तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे लिया। यह कथन किसका था? तो हामिद का था। किसे कहे थे? तो अपनी दादी को कहे थे। अगला प्रश्न है, बूढ़े हामिद का पार्ट कौन खेला था? बूढ़े हामिद का पार्ट कौन खेला था? यह कहानी के अंत में आता है। ये हामिद, बी नूरे, सी सम्मी, डी महमूद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हामिद। हामिद ने बूढ़ी अमीना के लिए जब चिमटा लाया तो यहाँ लेखक ने उनको बूढ़े हामिद का पार्ट खेलता हुआ बताए थे। वहाँ छोटा बच्चा जो हामिद है वह बूढ़ा हामिद बन गया था। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी किस शैली में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए वर्णनात्मक शैली, बी व्यंग्यात्मक शैली, सी नाटकीय शैली, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अब इस कहानी का अंतिम टॉप एमसीक्यू, किस कहानी में दादी और पोते का मार्मिक प्रेम चित्रित हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, यानी ईदगाह कहानी में दादी और पोते की मार्मिक प्रेम चित्रित हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम इस वीडियो में आपके लिए टॉप एमसीक्यू लेकर आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।